अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि नाना जी की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। नाना जी बताते हैं कि एक दफा शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए जिनमें 2-3 औरतें थी, एक आदमी था। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, डरे हुए थे। आए और आकर शाह साहब से मिले और उनसे ये कहने लगे कि हम लोगों की बेटी बहुत सब बीमार है, उसके ऊपर किसी चीज का बसेरा हो गया है, वो हमें बहुत ज्यादा जैसे तंग कर रही है, वो रोती रहती है हर टाइम, हम उसके रोने से बहुत ज्यादा तंग है, हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहती है और वो रोती क्यों रहती है। शाह साहब ने पूछा कि आपको कैसे पता है कि उसके ऊपर जिन्नात है, या ये मामला कैसे शुरू हुआ। तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 2 माह हो गए हैं। हम लोगों का जो गांव है, हम लोगों के गांव की जो बड़ी नहर है, नहर बहुत ज्यादा लंबी और बड़ी नहर है और उसका एक मखसूस हिस्सा है जो थोड़ा सा आसेब ज़दा है। अक्सर लोग कहते हैं कि वहां पर जिन्नात हैं, दिखाई देते हैं। जो कोई भी वहां से देर रात के गुजरता है वो यही कहता है कि नहर का वो जो मखसूस हिस्सा है वहां पर बहुत सख्त जिन्नात का बसेरा है। वहां पर बाकायदा तौर पर इंसानी रूप में जिन्नात को देखा गया है। कभी वो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे काफले की सूरत में जा रहे हैं। हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों ने नहर के उन हिस्सों के ऊपर जिन्नात के काफले भी देखे हैं। उसके अलावा गांव की लड़की दिन के टाइम जाती हैं, पानी भरती हैं, कभी कभार लोग नहर पर जाकर कपड़े भी धोते हैं। दिन के वक्त वहां पर कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। वो जो हिस्सा आसेब ज़दा है उस तरफ लोगों का आना जाना थोड़ा कम है। उस जगह के ऊपर बहुत ज्यादा सफेद कुत्ते भी बैठे नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उन कुत्तों का ही हिस्सा है। वो सफेद कुत्ते कहाँ से आते हैं, वो वहां पर क्यों बैठते हैं। मखसूस एक नहर का हिस्सा है जहाँ पर वो कुत्ते बैठते हैं। उनके डर से भी आगे कोई नहीं जाता। शाम होते वो कुत्ते गायब हो जाते हैं। ना वो नहर के किसी किनारे पर नजर आते हैं और ना ही वहां पर बैठे नजर आते हैं। वो कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता। वहां से जो कोई भी देर रात के गुजरता है वो यही कहता है कि वहां पर जब आ रहे होते हैं तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो नहर के किनारे काला स्याह एक आदमी बैठा नजर आता है और वो पानी को देख रहा होता है। रात के अंधेरे में काले लिबास में उसका चेहरा भी बहुत काला होता है। ना वो नजर मिलाता है, ना वो बात करता है, वो सिर्फ पानी की तरफ देखता रहता है। सबसे पहले उसको गांव के एक नौजवान लड़के ने देखा। वो लड़का जब रात का टाइम था तो नहर की सड़क से आ रहा था। तो वो कहता है कि जब मैं उस हिस्से के पास गुजरा, जगह बिल्कुल खाली थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे पीछे कोई भाग रहा है बड़ी तेजी से। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे पीछे भाग कर कौन आ रहा है, कहीं कोई चोर वगैरह ना हो। जो ही मैंने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे मैं आगे आया तो मैंने नहर के किनारे एक अजीबो गरीब पुरसरार से आदमी को बैठे देखा। बिल्कुल कमजोर सा पतला सा वो आदमी था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे, काला स्याह उसका रंग था। वो पानी में देख रहा था, पानी में टांगे डालकर रात के वक्त बैठा हुआ था। ये कहता है कि मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं उसके पास से जो ही गुजरा मैंने उससे कहा कि भाई कौन हो, बीमार हो, क्या है तुम्हें। वो बस पानी की तरफ देखता जा रहा था। ना उसने मेरी बात सुनी, ना उसने मेरी बात का जवाब दिया। पानी में उसकी जैसे पाँव डालकर पानी को ही देख रहा था। वो कहता है कि उसने तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जैसे ही मेरी नजर पड़ी पानी पर, मुझे कुछ जैसे उसका अक्स पानी में लग रहा था, तो ऐसे लगा जैसे कुछ चमक रहा है। मैं डर गया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। मैंने सोचा मैं यहीं से नीचे उतर जाता हूँ। मैं नहर की सड़क पर आगे नहीं जाता, मैं यहीं से नीचे उतर कर आबादी की तरफ चला जाता हूँ। मैंने डरते डरते पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। ना वो उठा, ना वो गया,
ना कोई आवाज ना कोई आहट, बस वो गायब हो गया। वो लड़का 2-3 दिन बहुत बीमार रहा, उसे बड़ा सा बुखार भी रहा। उसके बाद गांव में जैसे खौफ सा तारी हो गया लोगों पर कि नहर पर जिन्नात है। सबने पहले समझा कि शायद इसका वहम होगा। उसके बाद हमारा जो गांव का चौकीदार था वो कहता है कि मैं पहरा दे रहा था, तो जैसे ही मैं नहर वाली साइड पर आया मुझे बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनाई दिया, जैसे कुछ लोग हैं जो नहर पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। कहता मुझे बड़ा अजीब लगा कि अल्लाह खैर करे किसी की लड़ाई हो गई है। मैं फौरन से नहर की तरफ भागा। मैं उनको आवाजें दे रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उस तरफ से आवाजें आ रही है। जैसे मैं नहर के किनारे पर पहुंचा, सड़क पर पहुंचा, वहां पर कोई भी नहीं था। ना कोई बंदा ना बंदे की सांस, सन्नाटा, खामोशी, सिर्फ नहर का बहता हुआ पानी और कुछ भी नहीं था। कहता है मैंने अपनी लालटेन से चारों तरफ देखा कि कौन है यहाँ पे, मुझे कुछ तो नजर आए। तभी एकदम से वो कहता है कि मैं क्या देखता हूँ, जैसे उसी साइड पे जहां पर जिन्नात है 5-6 काले लिबास वाले लोग खड़े थे। पहले कुछ भी नहीं था, जो ही कहता वो जाहिर हुए, मैं डर गया। जब मेरी नजर उनके पैरों की तरफ गई, उनके पैर ऐसे थे जैसे घोड़े के पैर होते हैं। वो तो चौकीदार भागा वहां से शोर मचाता। उसे अपने पीछे से बहुत ऊंची आवाजें सुनाई थी, जैसे 5-6 लोग उसे पुकार रहे हो। ये चीजें वो कहता है जब मैंने देखी, मैंने सुनी, तो बहुत ज्यादा डर गया। अब वहां पर हमारे गांव में उस नहर को लेकर सबके दिलों में खौफ बैठ गया। गांव के सभी लोग जानते थे कि जिन्नात है। हर घर में ये बातें हो रही थी कि रात के वक्त नहर के पास नहीं जाना, शायद वहां पर किसी जिन्नात के काफिले ने बसेरा किया था। सब ये भी कह रहे थे, क्योंकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब एकदम से काम शुरू हुआ। वो हिस्सा सेफज़दा था, वहां पर कुत्ते दिखाई देते थे, बच्चे वहां पर खेलने जाते थे, वो बीमार हो जाते थे। लेकिन इस तरह से जिन्नात एकदम से जाहिर होने लगे। वक्त गुजरता गया, लोग शाम के टाइम पहले वहां पर वॉक करने जाते थे, टहलने जाते थे, पानी भरने जाते थे। चीजें कुछ कम हो गई। गांव की सभी लड़कियां मिलकर जाती, पानी वगैरह भरती और ले आती। हम लोग अपने गांव से बाहर गए हुए थे, तो जब हम लोग शाम को वापस आए, घर में पानी नहीं था। मैं अपने डेरे पर चला गया जानवरों को चारा वगैरह डालने के लिए। मेरी बीवी जो है वो खाना पकाने का काम करने लगी, सब्जी काट रही थी। जब मेरी इस बेटी ने देखा कि पानी घर पर नहीं है, इसने लालटेन उठाई, ये पानी भरने नहर पर चली गई। अब इससे उस जगह का मखसूस पता नहीं था कि वो कौन सी जगह है जहां पर जिन्नात का बसेरा है। ये चलती 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 इसको वो जगह साफ लगी, थोड़ा पानी नजदीक लगा, ये वहां पर बैठकर पानी भरने लगी। ये बताती है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मैं पानी भर रही हूँ, मेरे साथ भी कोई औरत बैठकर पानी भरने लगी है। मैं बड़ी हैरान हुई। मैं तो अकेली आई थी, लालटेन लेकर आई थी, अंधेरा होगा वहां पर। मैं पानी भर रही थी और मेरे साथ भी कोई औरत आकर पानी भरने लगी। देखते देखते उस औरत के हाथ में तो कोई घड़ा था ही नहीं, वो तो ऐसे पानी से खेल रही थी। पुराने से मैले से कपड़े पहने हुए थे। इतने में ये कहती है कि वो औरत खड़ी होकर बिल्कुल मेरे सर की तरफ आकर रोने लग गई। इतनी डरावनी आवाजों में रो रही थी, इतनी डरावनी आवाजों में रो रही थी कि मैं डर गई। मैंने उसे कहा कि कौन हो और मेरे पास आकर रो क्यों रही हो। इतने में ये कहती है कि अभी भी मेरी नजर उसके चेहरे की तरफ नहीं गई, अंधेरा बहुत था। मैंने उसे कहा कि पीछे हटो, तुम मेरे पास आकर क्यों रो रही हो, कौन हो तुम। कहते इतना मैंने उससे कहा, वो 2 कदम पीछे हटी और वो गायब हो गई। ये तो डर गई। इसने जितना पानी भरा हुआ था ये पानी भर के वहां से डरती डरती घर आ गई। घर आकर इसने ये बात हम सबको बताई कि इस तरह से नहर पर मैंने तो एक औरत देखी, मेरे पास खड़ी होकर रो रही थी। मैंने तब इससे पूछा कि तुम किस साइड पर गई थी। इसने जो मुझे जगह बताई ये वही जगह थी जहां पर जिन्नात थे। मैंने इसे कहा कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह खैर करेगा। तब तो इसे कुछ नहीं हुआ, ये चुप हो गई। थोड़ी सी रात को डरी, जरा सोई सोई ऐसे खौफजदा हो गई। कहती मुझे कुछ ऐसे लगा जैसे कुछ किसी ने मुझे जगाया है, लेकिन कोई भी नहीं था।
2-3 दिन गुजरे, ये जरा चुप चुप रहने लगी। हम इससे पूछते भी थे, तुम्हें कोई डर लग रहा है, तुम्हें कुछ मसला है तो तुम हमें बताओ, लेकिन ये बताती भी नहीं थी। कहती थी नहीं कुछ भी नहीं है। एक शाम की बात है, ये कहती कि मैं नहर पर पानी भरने जा रही हूँ। मैंने इसे कहा कि नहीं, शाम के टाइम नहर पर ना, जो अभी तुम्हारा भाई आएगा वो पानी भर लाएगा। इसने कहा कि ठीक है। इतने में जैसे गांव में आसपास घर थे, तो ये अपनी एक सहेली के घर चली गई। वहां से ये अपनी सहेली, उसने भी पानी भरना था, उसके साथ ये नहर पर चली गई। वहां पर जब ये गई है पानी भरने के लिए, तो वहां पर ये बैठी रही, ठंडी हवा चल रही थी। तो एकदम से इसे, मेरी बेटी को ऐसा लगा कि इसे कोई औरत बुला रही है, मेरी बात सुनो। इसकी सहेली ने हमें ये बात बताई। ये उठकर उस औरत की बात सुनने के लिए जैसे ही गई, तो पता नहीं उस औरत ने क्या किया क्या नहीं, ये वहीं पर जमीन पर बैठी और इसने चीखें मारना शुरू कर दी। इसकी सहेली कहती है इतने में मेरी नजर पड़ी, वो औरत जो थी वो वहां पर नहीं थी। पता नहीं वो औरत कहाँ गई, वो कहीं भाग गई या उसे क्या हुआ क्या नहीं, ये चीखें मार मार के रो रही थी। इसकी सहेली ने फौरन इसे उठाया, इसे अपने साथ लेकर अब भागी हमारे घर की तरफ। ये रास्ते में भी बस रोती जा रही थी, कुछ बता नहीं रही थी। ये घर आई, अभी भी रो रही थी। हमने पूछा कि इसे क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? तो उस लड़की ने बताया कि ऐसे हम लोग नहर पर गए थे, वहां पर इसे एक औरत ने बुलाया और उसके बाद ये बैठकर रोने लग गई। पता नहीं उसने इसको क्या कहा है। कहती मैंने इससे बहुत पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, ये मुझे नहीं बता रही। उसकी सहेली तो घर चली गई, हम लोग परेशान। हम लोगों ने इसे पानी पिलाया, ये पानी भी नहीं पी रही थी। इसने गिलास उठाकर दूर फेंका और चीखें मारने लग गई। हम लोग डर गए, आसपास के हमसाए भी आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको कोई चीज काट गई है, क्या हुआ है, यंग लड़की है, ये रो क्यों रही है इतना। बहुत समझाया इसे कि हमें बताओ तुम्हें क्या हुआ है। हम लोगों ने इसे मौलवी साहब को दिखाया, मौलवी साहब आए। मौलवी साहब ने कहा कि इसके ऊपर कोई असीबी चीज सवार हो चुकी है, इस लड़की का दिमाग उसने जकड़ लिया है। वो इसके पीछे दूसरी बार आई है। हम लोग हैरान के, ये तो पहले इसने बताया था कि मैंने वहां पर कोई औरत देखी है, और दूसरी बार इसके साथ ये काम हुआ है। वो दिन और उसके बाद 1-2 आमिल हजरात को लेकर आए, उनका भी यही कहना था कि इसके ऊपर कोई असीबी चीज है, लेकिन उसको कोई निकालता नहीं है। जिस वक्त कोई आमिल आता है, ये थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। यानी हमारे सामने ये जैसे फूट फूट के रोती है, उनके सामने वैसे नहीं रोती। आंखों से आंसू बहते रहते हैं, खाना बहुत कम खाती है, पानी बहुत ज्यादा पीती है, और अगर घर में कोई गोश्त वगैरह पका हो तो बस वो कहती है कि सारा मैंने खाना है। ये वो है कि बहुत कम खाना खाती थी, लेकिन जब गोश्त पका होता है तो वो सारा ये अकेली खाती है। उससे ज्यादा खौफनाक बात ये है, पिछले 10 दिनों से ये अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, बिल्ली की आवाज निकालती है। जैसे आधी रात का टाइम होता है, ये ऐसे पांव के बल बैठ जाती है, अपने हाथ आगे जमीन पर रख के बिल्कुल बिल्ली के अंदाज में बैठ जाती है। जैसे जमीन पर बिल्ली बैठी होती है वैसे ही बैठकर बिल्ली की आवाज निकालने लगती है। उस वक्त ये बहुत ज्यादा डरावनी लगती है, इतनी खौफनाक लगती है कि हमें डर लगता है। कपड़े नहीं बदलती, इतनी मुश्किलों के साथ उसको कपड़े, कहते हैं कि कपड़े बदलो, नहीं बदलती, गंदे कपड़ों में फिरती रहती है। घर से बाहर जाने की कोशिश करती है रात के टाइम, दिन के टाइम नहीं। किसी को पहचानती नहीं है, उसे नहीं पता मैं कौन हूं, उसे नहीं पता उसकी माँ कौन है, उसे नहीं पता उसका भाई कौन है, वो किसी को भी नहीं पहचान रही। हमारे रिश्तेदार भी आए हैं, 1-2 बुजुर्ग भी आए हैं, लेकिन वो अजीबोगरीब नाम लेती है, किसी को पहचान नहीं रही। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, हमें डर लगता है। जो कोई भी उसको दम करने की कोशिश करता है, उसका सर पकड़ा जाता है, आंखों से पानी शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिस जगह पर ये बैठी होती है, इसके पास एक काले रंग का साया नजर आता है। अब एक तो ये बैठी है, इसके साथ ही हूबहू इसके पीछे काले रंग का साया बैठा होता है। हम लोगों ने वो साया कई बार देखा है। हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हमारे घर में कुछ दिन पहले हम लोगों के रिश्तेदार है, उनकी भी एक नौजवान बेटी थी, साथ इसकी उम्र की है। वो पहले इसकी
अच्छी खासी उससे सलाम दुआ दोस्ती भी थी। जो ही वो लड़की आई तो ये कमरे में थी, बाहर निकलती नहीं, हम निकालते ही नहीं है कोई मेहमान आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत सा ख़राब हो जाती है। वो कभी रोने लग जाती है, मेहमानों को देखकर शोर मचाती है, चीखें मारती है। तो फिर हम लोग इस कोशिश करते हैं कि इसको ना ही बाहर बुलाएं। उन लोगों को भी पता था कि थोड़ी सी इसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन इतनी ज़्यादा का उनको नहीं पता था। तो उनकी बेटी मिलने के लिए अंदर चली गई। जैसे ही उनकी बेटी अंदर गई, हमारी बेटी ने जैसे उसके ऊपर हमला किया। वो लड़की चीखें मारती हुई बाहर भागी, उसका बुरा हाल था। वो कहती है कि इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद कलर की हो गई थी, और ये एक नहीं थी, दो थी। इसके पीछे भी इस जैसी एक बैठी हुई थी। ये अंधेरे में बैठी हुई थी ज़मीन के बल, इसके पीछे भी इस जैसी बैठी हुई थी। और जब मैं अंदर दाखिल हुई तो इसने मेरे ऊपर हमला किया, अटैक किया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो लोग फ़ौरन चले गए। उनकी बेटी बड़ी सख्त बीमार है, उसे बुखार है, वो डर रही है, वो इसके नाम से भी डर रही है। हमें बताएं कि हम लोग क्या करें। हम लोगों ने इसके पास बैठकर कुरान पाक पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा गला कोई दबाने लग गया। मेरी बीवी ने पढ़ने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा उसके सर के ऊपर किसी ने बहुत भारी पत्थर सा रख दिया है। हम लोग इसके पास कुछ पढ़ नहीं पा रहे, हम लोग इसके पास कुछ कर नहीं पा रहे। सिर्फ एक चीज़ से डरती है, आग से। जिस टाइम बाहर बैठकर खाना बनाने लगते हैं, शाम के वक्त आग जलाते हैं लकड़ियों में, जिस वक्त आग जलती जाती है चीखें मारने लग जाती है, कहती है आग बुझाओ, मुझे डर लगता है। अंदर कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो ये इसका हाल हो गया है। गांव की औरतें हमारे घर आती नहीं हैं, दरवाजे से लोग झांक कर बात करके अगर इसे देखें तो वो डर के भाग जाते हैं। तो आप हमारी मदद करें, हमें कुछ बताएं कि हम क्या करें, हम लोग बहुत परेशान। शाह साहब ने जब उनकी सारी बातें सुनी, शाह साहब ने कहा कि बात तो है ही परेशानी की, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जगह सिरज़दा है, वहाँ पर जिन्नात हैं। जिन्नात भी बहुत सख्त जिन्नात है। वहाँ पर जिन्नात का पूरा कबीला, पूरा ख़ानदान आबाद है। इस लड़की के ऊपर उन जिन्नात में से कुछ नहीं है। इस लड़की के ऊपर एक पिछड़ पैरी चुड़ैल का बसर है। या तो वो वहाँ पर मौजूद थी, या वो कहीं इसके पीछे आई है, क्योंकि जो हालात इस लड़की के हैं, जैसे ये बिहेव कर रही है, जैसे इसका रोना है, आग से डरना है। जो मखलूक चुड़ैल आफत होती है वो आग के नज़दीक नहीं जा सकती, वो डरती है आग से, अंधेरे में रहती है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि फ़ौरन से अगर इसको कोई तावीज़ दिया तो इसको जानी नुकसान भी दे सकती है। इसलिए इसके ऊपर पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करके मैं पानी दम करके दूंगा। पहले वो पानी इसे पिलाएं, और 2 दिन पानी पिएगी, तीसरे दिन इसके ऊपर अमल किया जाएगा। अमल के बाद इसको तावीज़ दिया जाएगा। जब तक वो मखलूक इससे पीछे नहीं हटेगी तब तक ये लड़की ठीक नहीं हो सकती। फिर उन लोगों ने ये पूछा शाह साहब से कि उसको अमल के लिए क्या हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। शाह साहब ने कहा कि अगर यहाँ पर ले आए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर वहाँ पर अमल किया जाएगा तो वो मखलूक वक्ती तौर पर तो हट जाएगी, लेकिन दोबारा अटैक करने की कोशिश करेगी। जब ये उस जगह से दूर होगी तो उसको किसी और जगह पर कैद किया जा सकता है। तो इसलिए 2 दिन पानी पिलाएं, कोशिश करें वो ज़रूर साथ आएगी। और आपने जब भी वो हमला करने लगे तो आग जला लेनी है अपने पास, वो हमलावर नहीं हो सकेगी। इस पानी का उसको पता चल जाएगा कि पानी दम वाला है, शायद वो पानी पीने से इनकार करे। तो आप ऐसा करें, इस सारे पानी को, इसमें से थोड़ा सा पानी लेकर घड़े में मिक्स कर दें, बाकी पानी छुपा कर रख लें। वो पानी घड़े से पीती है, कहाँ से पीती है? तो उन लोगों का ये कहना था कि वो पानी घड़े से ही पीती है, खुद पीती है, सिर्फ पानी ही पीती रहती है। पूरा पूरा मटका उठाकर उसको मुंह लगा लेती है। इतने भारी पानी के भरे वो घड़े होते हैं जिनको उठाकर पीना शुरू कर देती है। शाह साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इसको आप ऐसे ही पानी पिलाएं। फिर शाह साहब ने उनको दम किया हुआ पानी दिया और उन दोनों को एक एक तावीज़ दे दिया अपने गले में पहनने के लिए कि तुम अपनी हिफाजत के लिए तावीज़ पहनो, ताकि वो तुम लोगों के ऊपर हमलावर ना हो सके। फिर वो लोग चले गए। 2 दिन के बाद वो लोग आए, बहुत डरे हुए, बहुत घबराए हुए।
ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے تو وہ ہمیں جیسے اتنے غصے سے اس نے ہمیں دیکھا اور اس نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو میں یہ نہیں پیوں گی. اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہم لوگ پانی لے کر آئے ہیں دم والا. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ پانی چھپایا. جس گھڑے میں ہم لوگوں نے پانی ڈالنا تھا اس نے وہ گھڑا توڑ دیا. خود وہ پیاسی تھی, اس نے پانی پیا کوئی نہیں تھا ہوا. پھر بھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا پانی, ایک اور گھڑا پڑا تھا اس پہ ڈال کر ہم نے پانی بنا کر رکھ دیا. اسے یہ تھا کہ شاید سارا پانی ضائع ہو گیا, پانی گر کے. رات کو ہم نے خود اسے پانی پیتے دیکھا. جب سے وہ بیمار ہوئی ہے, کل رات وہ سوئی ہے. اس سے پہلے وہ سو بھی نہیں رہی تھی. پوری رات بلی کی آوازیں نکالتی تھی, روتی تھی جانوروں کی آوازوں میں. کل رات وہ سوئی ہے اور ہم لوگوں کے پاس اب وہ نہیں آتی. جب سے ہم نے گلے میں تعویذ پہنے ہیں, کہتی ہے جو کچھ تم لوگوں نے گلے میں پہنا ہے اس کو پہلے اتارو, پھر میں تمہارے پاس آؤں گی. اور میں نے وہاں پر نہیں جانا. اسے یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے اسے لے کر وہاں جانا ہے. ہم نے اسے فی الحال کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ ہم نے تمہیں لے کر جانا ہے یا تم وہاں پر جاؤ گی. ہم نے اس سے ایسی فی الحال کوئی بات نہیں کی. اس سے اگلے دن جب ہم لوگوں نے اسے پانی پلایا تو وہ گھڑے میں پانی ڈالتے ہی اس نے جا کر خود ہی پی لیا. اتنے عرصے کے بعد اس نے کل ہم سے روٹی مانگی. روٹی دی اس نے, وہ بھی کھا لی, لیکن ہمارے قریب نہیں آ رہی. آگ سے بھی ڈر رہی ہے. جس ٹائم کے ہم لوگ گلے میں تعویذ پہن کر گئے, اب کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی, کمرے کے اندر ہی ہے, اندر سے آوازیں دیتی ہے. 2 دن سے اس نے رات کو بلی کی آوازیں بھی نہیں نکالی. تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ اب وہ کیا ٹھیک ہو گئی ہے یا اس کے اوپر ابھی بھی وہ اثر ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو صرف ایک چیز چیک کرنی تھی کہ کیا اس کے اوپر اثر ہوتا بھی ہے ان چیزوں کا یا نہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس پر بالکل اثر ہوگا ان تعویذات کا. اب وہاں پر جا کر میں پڑھائی کر کے اس مخلوق کو اس کے پیچھے ہٹا سکتا ہوں. مجھے تو یہ ڈر تھا کہ شاید وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیے گی, کیونکہ جو ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جب وہ کسی انسان پر حاوی ہوتی ہیں تو اس کو 1 منٹ کی وہ رپورٹ دیتی ہیں, بتاتی ہیں. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اس نے وہ پانی پیا, تھوڑا سا اس کا اثر کمزور ہوا ہے, تو اب اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. پھر شاہ صاحب, نانا جی, ان کے کچھ خادم, یہ سب ان لوگوں کے ساتھ اس گاؤں کی طرف گئے. نانا جی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بہت بڑی نہر بھی دیکھی. شاہ صاحب نے وہ جگہ بھی دیکھی. شاہ صاحب نے کہا کہ اس جگہ پر بہت زیادہ جنات ہیں. یہاں پر صرف جنات کے قافلے نہیں گزرتے, یہاں سے چڑیلوں کے قافلے بھی گزرتے ہیں. اور یہ جگہ, یہ والا جو حصہ ہے, کسی دور میں قبرستان بھی رہا ہے. شاید کسی پرانے دور میں یہ قبرستان تھا, نہر کے ساتھ بہت بڑا قبرستان تھا, جہاں پھر بعد میں لوگوں نے ان جگہوں پر کیئر نہیں کی یا دیکھا نہیں ان چیزوں کو, وہاں پر درخت بن گئے, اس لیے یہ جگہ سیب زدہ ہے. ابھی بھی یہاں پر کچھ پرانی قبریں موجود ہوں گی. بہرحال اس کے بعد شاہ صاحب, نانا جی اور وہ لوگ سب اس لڑکی کے گھر کی طرف گئے. جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو نانا جی بتاتے ہیں ان کے گھر میں ایک عجیب تعفن تھا, عجیب و غریب وہ اسمیل تھی. شاید اس لڑکی کی وجہ سے ہی تھا کہ اس کے اوپر جو اثرات تھے, جو بھی تھا. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نانا جی بتاتے ہیں کہ وہ جو لڑکی تھی, جیسے شاہ صاحب کو دیکھا وہ ڈر گئی, بھاگ گئی اندر, اندر سے دروازہ بند کر دیا اور یہ کہنے لگی کہ میں نے باہر نہیں آنا. کھڑکی کھول کر وہ تھوڑا تھوڑا باہر جھانکتی تھی. اس کا وہ دیکھنے کا انداز بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. شاہ صاحب نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پر سوکھی لکڑیاں رکھیں, ان کو جلانا پڑے گا. 2 تعویذ ان لکڑیوں کے اوپر رکھے گئے اور 2 تعویذ جو تھے وہ اس کمرے کے باہر شاہ صاحب نے باندھ دیے. پڑھائی شروع کر دی. شاہ صاحب نے اس مخلوق کو کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ, میں تمہیں بالکل بھی نہیں چلاؤں گا. جس قبیلے کی بھی ہو, جس قافلے کی بھی ہو, اس لڑکی کو چھوڑ کر چلی جاؤ. اب وہ جو لڑکی تھی وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر ایک بوڑھی عورت کی آواز میں بول رہی تھی اور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں نہیں جاؤں گی, میں اسے چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گی. وہ کسی اور قبیلے کی مخلوق تھی, بڑی سخت مخلوق تھی, اور وہ جیسے اس لڑکی کے جسم میں رہ کر ایک
41 दिन रहने के बाद उसने इस लड़की को जान से मार देना था। शाह साहब ने कहा कि इस लड़की को छोड़ दो, इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, इसे नहीं पता था कि वो तुम्हारी जगह या तुम वहां पर मौजूद हो। जिस पर उसका ये कहना था कि मैं इसके पीछे गांव के एक दरख्त से आई थी, मैं एक दरख्त के पास खड़ी थी जब ये वहां से गुजरी, मैं इसके पीछे लग गई, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैं नहर में जब ये पानी भर रही थी मैंने उसी वक्त इसके हाथ को छू दिया था। फिर मैं इसके पास खड़ी होकर रोने लगी और उसी वक्त मेरा आसेब इसके ऊपर हो गया था, क्योंकि मेरी आंख का आंसू जिसके ऊपर गिरता है वो आसेब ज़्यादा हो जाता है। इसके सर में मेरी आंख के आंसू गिरे हैं, इसीलिए तो ये हर वक्त रोती रहती है। वो ये नहीं रोती, इसके अंदर मैं रोती हूँ। फिर वो कह के लगा कर हंसने लगी। शाह साहब ने कहा कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ इस लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। लेकिन वो कहकों में हंस रही थी। शाह साहब ने फिर पढ़ाई करना शुरू की। जैसे ही शाह साहब ने पढ़ाई करके पहला तावीज़ चलाया वो चीखें मारने लग गई और कहने लगी ठीक है मैं चली जाऊंगी, मुझे जलाओ मत, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे पता है कि ये तावीज़ात मुझे जला देंगे। शाह साहब ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर पढ़ाई की और दूसरा तावीज़ चलाया। जिसको दूसरा तावीज़ चलाया कमरे का दरवाज़ा वो लड़की खोलकर बाहर आ गई और आकर रोने लगी और कहने लगी कि नहीं अब ये तावीज़ ना जलाना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। शाह साहब पढ़ाई करते गए और शाह साहब ने पूरे 7 तावीज़ चलाए। जिससे वो 7वां तावीज़ जला वो लड़की बेहोश हो गई और उसी वक्त उनके घर में लगे एक बड़े दरख्त को किसी मखलूक ने आधा तोड़ दिया। वो इसके जाने की निशानी होती है या उसके असर के टूटने की निशानी होती है। उसी वक्त शाह साहब ने वो जो लड़की बेहोश थी उसकी चोटी से थोड़े से बाल लेकर उनके ऊपर पढ़ाई करके उन्हें उस दहकती हुई आग में फेंक दिया। नाना जी कहते हैं उसी वक्त एक खौफनाक चीख गूंजी। शाह साहब ने कहा वो मखलूक जल गई है, अब वो इस लड़की के जिस्म में नहीं है। शाह साहब पढ़ाई करते रहे। तकरीबन आधे घंटे के बाद उस लड़की को होश आया। जो ही उसको होश आया वो जैसे रोने लगी, अपने माँ बाप को बुलाने लगी, जिससे पहले ये पता ही नहीं था कि माँ बाप कौन है। वो भूल चुकी थी। जो उसके दिमाग पर वो चीज़ सवार थी उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो उसके माँ बाप हैं भी सही या नहीं। शाह साहब ने उसे दम किया, उसे सारी बात पूछी। वो यही कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कौन था कौन नहीं। नहर पर बस मैंने अपने साथ एक औरत को देखा था और फिर दूसरी बार मुझे उस औरत ने खुद बुलाया था, नहर पर ही बुलाया था। जब मैं उसके पास गई उसके पाँव उल्टे थे, उसकी आंखों से एक रोशनी निकली और मेरी आंखों में दर्द होने लगा, मैं रोने लग गई। इतने में वो गायब हो गई। वो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर हावी हो चुकी थी। नाना जी बताते हैं कि वो लड़की उस टाइम बहुत ज़्यादा निढाल और जैसे बिल्कुल मरियल से हुई पड़ी थी। फिर शाह साहब ने हिफाजत का एक तावीज़ दिया और उन लोगों को ये कहा कि 7 दिन ये तावीज़ चलाने हैं आप लोगों ने मगरिब के टाइम, ताकि ये लड़की दोबारा किसी और आसेब की जद में ना आ जाए। फिर उसके बाद इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसे दम करूँगा। फिर लोगों ने ऐसे ही किया। 7-8 दिन के बाद नाना जी कहते हैं वो लोग इस लड़की को लेकर आए। वो पहचानी नहीं जा रही थी कि ये वही लड़की है जिसके ऊपर उस जन्नात थे और वो चुड़ैल आफत थी। अब वो कदरे बेहतर लग रही थी। तो शाह साहब ने जब उस लड़की से पूछा, उसे दम किया, तो उसने कहा कि दोबारा मुझे कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई अपने आसपास, वरना वो 24 घंटे मेरे पीछे रहती थी, मेरे साथ बैठी रहती थी, मैं उसे देखती रहती थी। वो बहुत डरावनी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैंने किसी को कुछ बताना भी है या नहीं। फिर शाह साहब ने उसे कहा कि तावीज़ कभी भी तुमने गले से नहीं उतारना और उस नहर की तरफ भी नहीं जाना। तो ये कहानी थी उस लड़की की जिसके ऊपर नहर से वो मखलूक उसके पीछे लगी, जो नाना जी ने हमें बताई। नाना जी ने हमेशा कहा कि नहर के जो किनारे होते हैं शाम के वक्त, रात के वक्त उधर से नहीं गुजरना चाहिए, वहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात होते हैं और वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, इससे अपनी हिफाजत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, नहरों के किनारों पर जो सुनसान जगह होती हैं वहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है, तो अगर वहाँ पर नौजवान लड़कियाँ जाएँ तो जिन्नात उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। हमेशा अपना ख्याल रखा करें। मेरी इन कहानियों में आप लोगों के लिए यही मैसेज होता है कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
رات کے وقت کبھی بھی نہروں کی طرف نہیں جانا چاہیے تاکہ جنات آپ کے اوپر حاوی نہ ہو سکیں۔ یہ تھی آج کی نانا جی کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر میں ایسی ہی ولیج بیسڈ ہارر سٹوریز لاتی رہتی ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔